हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दबिस्तान दहली। बच्चों, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर दबिस्तान दहली पर एग्ज़ाम में एक सवाल पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दबिस्तान दहली का पस मंज़र देखें। बच्चों, पस मंज़र बैकग्राउंड को कहते हैं। दबिस्तान दहली उर्दू अदब का अव्वलीन और मखसूस दबिस्तान है जो दहली शहर और खुसूसन किला मुअल्ला की ज़बान व अदब का नुमाइंदा समझा जाता है। बच्चों, अव्वलीन का मतलब होता है पहला, मखसूस का मतलब होता है ख़ास, खुसूसन का मतलब है ख़ास कर, और किला मुअल्ला कहते हैं दिल्ली शहर के एक किले को। नुमाइंदा का मतलब है मिसाल यानी नमूना। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद यानी औरंगज़ेब की मौत के बाद 1707 ईस्वी से लेकर 1819 ईस्वी तक दहली के तख्त पर कई बादशाह तब्दील हुए। मुहम्मद शाह रंगीला की अयाशी के दौर में नादिर शाह दुरानी ने दहली पर हमला कर दिया और दहली की ईंट से ईंट बजा दी। फिर अहमद शाह अब्दाली के हमले ने मज़ीद कसर भी पूरी कर दी। उस दौर में कई बादशाह बदले और मुग़ल सल्तनत महदूद होते होते सिर्फ़ दहली तक महदूद होकर रह गई। यानी मुग़ल सल्तनत का जो दायरा था वो कम होते होते सिर्फ़ दहली तक ही रह गया। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को अंग्रेज़ों ने कैद करके रंगून जेल भेज दिया। ये एक ऐसा पुरआशोब ज़माना था जिसमें हर तरफ बदनज़मी, इंतिशार और जुल्म व जबर का दौर दौरा था। पुरआशोब का मतलब है फितने और फसाद से भरा हुआ। बदनज़मी कहते हैं मिस मैनेजमेंट को। इंतिशार का मतलब है बिखरा हुआ, ठीक है, परेशान। मुल्क में हर तरफ बेचैनी और मायूसी छाई थी। यही अफसुर्दगी, यास व हसरत, दर्द व गम दहली के शौरा की शायरी में देखने को मिलता है। बच्चों, अफसुर्दगी, यास व हसरत का मतलब है उदासी, परेशानी, नाउमीदी, ठीक है। अब दबिस्तान दहली के अहम शौरा देखें। दबिस्तान दहली के मशहूर और अहम शौरा में मीर तकी मीर, मिर्ज़ा मुहम्मद रफ़ी सौदा, ख्वाजा मीर दर्द, शेख इब्राहिम ज़ौक़, मिर्ज़ा गालिब और मोमिन खान मोमिन वगैरह का शुमार होता है। बच्चों, अब दबिस्तान दहली की अहम खुसूसियात देखें। पहले नंबर पर है दबिस्तान दहली के शौरा के यहाँ फ़ारसियत का बहुत गलबा था। बच्चों, गलबा का मतलब है कसरत यानी ज़्यादती, क्योंकि शौरा दहली फ़ारसी की शेरी रिवायत से बहुत मुतासिर थे। इस तरह दहली शौरा की शायरी में फ़ारसी असलीब व मौज़ूआत वगैरह भी शामिल हो गए। असलीब उसलूब की जमा है, यानी फ़ारसी तौर तरीके या फ़ारसी अंदाज़ दहली के शायरों की शायरी में हमें देखने को मिलता है। दबिस्तान दहली के शौरा ने इश्क के जज्बे को अव्वलियत दी। इसलिए दबिस्तान दहली के शौरा के यहाँ जज्बात व एहसासात के इजहार पर ज़्यादा ज़ोर मिलता है। इश्क का दूसरा अंदाज़ जो दहली में बहुत मकबूल हुआ, उसमें
عشق حقیقی کے ساتھ ساتھ عشق مجازی کے جذبات بھی شامل ہو گئے۔ عشق مجازی کا مطلب ہے دنیاوی عشق۔ یہ رنگ میر تقی میر نے بہت خوبی سے نبھایا۔ دبستان دہلی کی شاعری کی ایک اور نمایاں خصوصیت رنج و الم اور یاس و حسرت کا بیان ہے۔ دہلی کی شاعری میں یاس و نا امیدی کے جذبات باکثرت موجود ہیں۔ بچوں، رنج و الم کا مطلب ہے دکھ درد، یاس و حسرت کہتے ہیں مایوسی کو، پریشانی کو۔ دبستان دہلی کے شعراء کا دوسرا محبوب ترین موضوع تصوف ہے۔ بچوں، تصوف لفظ صوفی سے جڑا ہے، جس کے معنی علم معرفت کے ہیں، یعنی وہ علم جو خدا کی ذات سے تعلق رکھتا ہو۔ ذوق اور غالب کے زمانے تک تقریباً ہر شاعر کے کلام میں، یعنی ہر شاعر کی شاعری میں تصوف کے مضامین نظر آتے ہیں۔ اگلی خصوصیت ہے دبستان دہلی کی شاعری کا ایک اور نمایاں پہلو داخلیت ہے، یعنی روحانی کیفیت ہے۔ دبستان دہلی کی ایک خصوصیت واقعیت و صداقت ہے، یعنی حقیقت اور سچائی ہے۔ شعراء دہلی کے ہاں زبان میں سادگی، صفائی اور شستگی پائی جاتی ہے۔ بچوں، شستگی کا مطلب ہے روانی، یعنی صاف صفائی۔ شعراء دہلی کے کلام میں جہاں زبان میں سلاست و روانی کا عنصر نمایاں ہے، وہاں اختصار بھی ہے۔ بچوں، اختصار کا مطلب ہے مختصر۔ اس دور میں دوسری اصناف کے مقابلے میں غزل سب سے زیادہ نمایاں صنف رہی ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے دبستان دہلی کے بارے میں پڑھا۔ بچوں، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔